नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा। तो चुनाव है या युद्ध, आखिर ये किसके विरुद्ध? आज की सबसे बड़ी खबर पहले ये कि बंगाल और तमिलनाडु में स्वतंत्र भारत के इतिहास में रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है। अब तक बंगाल में 91.71% और तमिलनाडु में 84.45% मतदान हो चुका है। अभी फाइनल डेटा सामने आना बाकी है, यानी यह आंकड़ा अभी और बढ़ेगा। लेकिन आज बात बंगाल की, जहां एक और रिकॉर्ड बना है। इस बार 2407 केंद्रीय सुरक्षा बल की कंपनियां तैनात की गई बंगाल में। बावजूद इसके बंगाल का चुनाव हिंसा और उपद्रव से अछूता नहीं रह पाया। 6 से 7 जगहों पर हंगामा बरपा और पहले चरण का रण भीषण रहा। यह उस सवाल का जवाब है जिसमें पूछा जा रहा था कि आखिर बंगाल में ही पूरी प्रशासनिक व्यवस्था बदलने की जरूरत क्यों पड़ी चुनाव आयोग को। तो जवाब है बंगाल का चुनावी रक्त चरित्र, जो कुछ इस तरीके का आज नजर आया। चुनावी तपिश का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में 152 सीटों पर वोटिंग और तमिलनाडु में कुल 264 सीटों पर। बावजूद इसके तमिलनाडु में सामान्य माहौल और बंगाल में फिर उत्पात। देखिए, मारपीट, पथराव और बवाल किसके साथ गया बंगाल। हंगामा, हिंसा, पथराव और बवाल। बंगाल में पहले चरण का मतदान कुछ ऐसे ही संपन्न हुआ। बम्पर वोटिंग के साथ 152 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई। बीते 2 चुनावों के मुकाबले हिंसक घटनाएं कुछ कम जरूर हुई, लेकिन तमाम सुरक्षा इंतजामों के वोटिंग पूरी तरह शांतिपूर्ण तो बिल्कुल नहीं रही। कहीं टीएमसी और हुमायूं कबीर के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, तो कहीं बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर बीजेपी उम्मीदवार शुवेंदु सरकार के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगा, तो वहीं बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल की कार में तोड़फोड़ की गई। आम जनता उन्नयन पार्टी के अध्यक्ष हुमायूं कबीर के साथ भी झड़प हुई। इसके अलावा बीरभूम में बीजेपी के बूथ एजेंट के साथ मारपीट की गई। पश्चिम बंगाल में पहले चरण का चुनाव कुछ इसी तरह पूरा हुआ। बंगाल के जिन 16 जिलों में मतदान हुआ, वहां के अलग अलग एरिया से हिंसक घटनाओं की कई तस्वीरें सामने आई। इनमें एक बड़ी घटना साउथ दिनाजपुर में हुई। बीजेपी उम्मीदवार के साथ बदसलूकी के आरोप लगे। एक सुरक्षाकर्मी की मौजूदगी में दौड़ लगाती ये बीजेपी के उम्मीदवार शुवेंदु सरकार, जो कुमारगंज विधानसभा के बूथ नंबर 24 पर पहुंचे थे। आरोप है कि यहां इनके साथ टीएमसी कार्यकर्ता भिड़ गए, जिन्होंने बदसलूकी करना शुरू किया। नौबत मार पिटाई की आ गई, जिसे देखते हुए नेताजी को दौड़ लगाकर अपनी जान बचानी पड़ी। आरोप लगाया कि हमला टीएमसी के कार्यकर्ताओं की तरफ से किया गया। जब मैं 24 बूथ में ये सरजमीने तदंत करने के लिए यह बूथ में मैं जहाँ गया था, उस टाइम हमारे ऊपर, हमारे पूरा टीम के ऊपर इन लोग हमला किया था और ये एक भयभीति का वातावरण करने के लिए तैयार था। बीजेपी उम्मीदवार ही नहीं, ऐसी ही घटना आम जनता उन्नयन पार्टी के अध्यक्ष हुमायूं कबीर के साथ हुई, जब वो नाओदा में पहुंचे थे। दरअसल यहां वोटिंग से पहले रात देसी बम से हमला किया गया था। सुबह हुमायूं कबीर पहुंचे तो टीएमसी और एजेयूपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई। एक बार के लिए हालात बिगड़ने लगे, लेकिन मुस्तैद सुरक्षा बलों ने बल प्रयोग कर हिंसक हुए पार्टी कार्यकर्ताओं पर लाठी भांजना शुरू किया, जिसके बाद हालात काबू में किए जा सके। यहां हुई हिंसक झड़प का आरोप हुमायूं कबीर ने टीएमसी के ही कार्यकर्ताओं पर लगाया।
इनको जो गुंडागिरी कर रहा है ना टीएमसी, उनको गुंडागिरी खत्म हो जाएगी 4 मई 2026। गुंडागिरी सारे शांत हो जाएगी। आपका गाड़ी को तोड़ा गया है, देखा आपका जो वर्कर है उनको भी मारा गया है, स्टोन पेल्टिंग हुआ है, ईंटा पत्थर फेंका गया है, आपके ऊपर भी वो अचानक हमला किया। अचानक मैं जो रोड में खड़ा था 2 घंटा खड़ा था, वो को मैं निकल के आ रहा, उसी टाइम अचानक मेरे ऊपर हमला किया। इसके अलावा आसनसोल में वोटिंग के दौरान अपने विधानसभा एरिया में पहुंची बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल के काफिले को टारगेट किया गया। जब अग्निमित्रा पॉल का काफिला रहमत नगर के बूथ नंबर 135 पर पहुंचा तो उनकी गाड़ी पर पथराव किया गया, जिसमें उनकी कार का शीशा टूट गया। बीजेपी उम्मीदवार ने हीरापुर थाने में शिकायत दर्ज कराई। अचानक से बड़ा एक पत्थर मारा और गाड़ी का पूरा कांच टूट गया। अभी आए हैं थाना में, कंप्लेन किए हैं, तो आप समझ ही रहे हैं कि कौन किया है। ये इलेक्शन कमीशन को देखना है और अभी फिर से हम वापस जाएंगे। कौन किया है वो पुलिस देखेगा। सिलीगुड़ी विधानसभा में भी बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच टकराव की नौबत आ गई। यहां दोनों पार्टी के कार्यकर्ता जगदीश चंद्र स्कूल के बाहर बूथ पर भिड़ गए। हालांकि हालात हाथापाई तक नहीं पहुंचे, क्योंकि यहां समय रहते सुरक्षा बलों ने हालात को संभाल लिया। इन सब के अलावा बीरभूम में बीजेपी के बूथ एजेंट के साथ मारपीट का आरोप लगा है, जिसमें देबाशीष ओझा को चोट आई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस हिंसक घटना को लाभपुर विधानसभा एरिया में अंजाम दिया गया। यहां भी आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगाया गया। हालांकि इस पर टीएमसी की तरफ से सफाई भी आई। पश्चिम बंगाल चुनाव में जो आशंका थी कि मतदान के समय, मतदान के पहले तृणमूल कांग्रेस के जो गुंडे हैं वो कभी भी अराजकता कर सकते हैं, आज वो आशंका सच साबित हुई। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार भारत निर्वाचन आयोग को लिखित कंप्लेंट्स भी दिया है कि वहां कभी भी कोई अराजकता, बड़ी हिंसा हो सकती है। Whatever might be the incident is, the responsibility goes to the election commission, because in an unprecedented way this time, Narendra Modi ji and Amit Shah ji appointed Ganesh Kumar has been conducting this election of West Bengal. Nearly 400 officials have been replaced, have been transferred, and they have put their own persons in all those posts. Even after all this, if any incident takes place, the responsibility goes to the election commission. इन सब से अलग मालदा के हरिश्चंद्रपुर में टीएमसी के एक कैंप पर तोड़फोड़ की गई। यहां तोड़फोड़ का आरोप मौजूदा राज्य मंत्री तजमुल हुसैन और कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लगा। बंगाल के 16 राज्यों में पहले चरण की वोटिंग हुई। हालांकि कई एरिया से वोटिंग में देरी, ईवीएम में गड़बड़ी की खबरें भी आई, जिसे लेकर शिकायतें चुनाव आयोग को मिली। इनमें बरहामपुर विधानसभा भी शामिल है, जहां कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को जब ईवीएम में गड़बड़ी का पता चला तो उन्होंने चुनाव आयोग को फोन कर इसकी शिकायत की। कई जगह से ऐसी खबरें आई कि सुरक्षा में लगे जवान आईडी कार्ड चेक कर रहे हैं। इस पर टीएमसी के उम्मीदवार सबीना यास्मीन ने आपत्ति दर्ज कराई, जिनका कहना था कि सुरक्षा बलों का काम कानून व्यवस्था देखना है। बहुत सारे बूथ में सेंट्रल फोर्स जो है सीआरपीएफ बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। खास करके उन लोगों का वो इख्तियार नहीं है जो आई कार्ड चेक करके फिर अंदर जाने दें। उन लोगों का इख्तियार है लॉ एंड ऑर्डर देखना, लेकिन आई कार्ड चेक करके अंदर भेज रहे। इसमें पोलिंग परसेंटेज बहुत स्लो चल रहे हैं। बंगाल में हंगामा हुआ, हिंसा हुई, बवाल भी और पथराव भी, लेकिन बम्पर वोटिंग ने बंगाल के चुनाव को दिलचस्प बना दिया है, क्योंकि पहला चरण सेमीफाइनल से कम नहीं है। इसके रुझान 4 मई के नतीजों का ट्रेलर है। कोलकाता से मनोज पांडे और सौरभ कुमार के साथ प्रशांत गुप्ता, न्यूज़ 24। तो बंगाल में एक बार फिर बम्पर वोटिंग हुई है। पिछली बार 2021 में भी वोटिंग परसेंटेज जबरदस्त था, जबकि इस बार मतदान प्रतिशत ने रिकॉर्ड स्तर को छुआ है। इस वोटिंग ट्रेंड के मायने क्या है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। 2021 की अगर आप बात करें तो 83.17% वोटिंग हुई थी। इसके मायने ये कि टीएमसी की जीत हुई। इसके पहले 2016 में 82.66% मतदान हुआ, तब भी टीएमसी की जीत हुई। 2011 में 84% से ज्यादा मतदान हुआ था, और इस बम्पर मतदान के साथ ही पहली बार ममता बनर्जी सत्ता में आई थी। लेकिन इस बार क्या ये बम्पर वोटिंग, इसके मायने ये बदलेंगे?
ये जानना होगा, क्योंकि पहले चरण की वोटिंग के बाद ऐसा लग रहा है कि रुझान बीजेपी की तरफ से। फील्ड रिपोर्टर्स और चुनावी विश्लेषकों के अनुसार कम से कम ऐसा ही नजर आता है कि बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि उत्तर बंगाल से बीजेपी को उम्मीद भी है, जहां बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर भी रहा है। साल 2021 के चुनाव में उत्तर बंगाल की 152 सीटों में टीएमसी ने 92 सीटों पर बाजी मारी, तो बीजेपी भी 59 सीटें निकालने में कामयाब रही। 92 सीटों पर टीएमसी थी। दूसरे फेज में पड़ने वाले दक्षिण बंगाल में बीजेपी उत्तर के मुकाबले कमजोर है। बीजेपी के फेवर में जीते ये जो जाता है रुझान, इससे एक और सवाल खड़ा होता है कि क्या मालदा मुर्शिदाबाद में वोटों का ध्रुवीकरण करवाने में कामयाब रही है भाजपा। दरअसल 2024 के चुनाव में बीजेपी उत्तर बंगाल जंगल महल में अपनी स्थिति मजबूत करने में कामयाब रही थी, जबकि मुर्शिदाबाद बीरभूम में कड़ा मुकाबला देखने को मिला था। लेकिन 2021 के चुनाव में बीजेपी और टीएमसी की स्थिति क्या थी वो भी आपको हम दिखाते हैं। पूर्वी दिनाजपुर, जहां पर 16 विधानसभा की सीटें आती है, देखिए 16 की 16 क्लीन स्वीप किया टीएमसी ने, 16 सीटों पर जीत दर्ज की। मालदा में कुल मिलाकर के 12 विधानसभा की सीटें आती है। टीएमसी को 8 सीटें मिली, जबकि बीजेपी के खाते में यहां पर 4 सीटें गई। वहीं पुरुलिया की बात की जाए तो 9 सीटों में से टीएमसी को मात्र 3 मिली, बीजेपी को 6, यानी पुरुलिया में बीजेपी को बढ़त। मुर्शिदाबाद की बात की जाए, कुल 22 सीटों में से 20 टीएमसी के खाते में गई, बीजेपी को मिली मात्र 2। जबकि बीरभूम में 11 सीटें आती हैं, जिसमें से 10 सीटें टीएमसी को गई, मात्र 1 भाजपा को। और इस लिहाज से पहले फेज के ये वो क्षेत्र हैं जो कि टीएमसी का गढ़ है। लेकिन एसआईआर के बाद जितने वोट कटे हैं और चुनावी समीकरणों पर जो प्रभाव पड़ा है, क्या इस बार ये दीदी का खेल बिगाड़ रहे हैं? इसका संपूर्ण आकलन चुनावी नतीजों से ही हो पाएगा, लेकिन इसकी आशंका प्रबल है। पहले चरण में जिन 152 सीटों पर वोट डाला गया है, उनमें 14 लाख से ज्यादा लोग अपना वोट नहीं दे पाए हैं। यह भी एक बड़ी बात है। 14 लाख लोगों का नाम पहले चरण की वोटर लिस्ट से एसआईआर में हटाया गया, फिर भी वोट टर्नआउट बढ़ा है। आखिर इसके मायने क्या है? 14 लाख वोट कटने से किसे चोट लग सकती है, देखिए। पश्चिम बंगाल में पहले चरण का रण खत्म हो चुका। सुबह से वोटिंग का जो रुझान 152 सीटों पर दिखा, उसने राजनीतिक पंडितों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि शुरुआती 6 घंटों में ही 60% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी थी। वोटिंग के रुझान को देखकर टीएमसी और बीजेपी ने अपनी अपनी जीत का दावा कर दिया। यहाँ हिंदू जो हमारी दीदी बहनें रो रहा है, जो इस बार परिवर्तन नहीं होगा तो बंगाल का सनातन खत्म होगा। The way the people of Bengal are voting today in the first phase of this assembly election, it indicates that the people of Bengal, they have made up their mind to give a befitting reply to this anti-Bengal and anti-Bengali Bharatiya Janata Party. BJP, who has been beating the people of Bengal who are staying outside just because they are Bengali, just because they eat machli, fish. So the people of Bengal, the entire voters, they have stood in the queue, making their mind to make Mamata Banerjee the chief minister for the 4th consecutive time. मुझे लगता है कि ये एसआईआर की एक असर है। ऐसा तो है, सत्ता विरोधी लहर है, उसके साथ साथ एसआईआर का भी एक असर है इस पे। चुनाव आयोग की 2 पहलू है। एक एसआईआर करने की जो सवाल है, उसमें काफी सारे शिकायत, वो हम सब समर्थन नहीं करते। शुरू से ही उनका विरोध हम करते रहते। गुंडागर्दी कम हो रहा है, इसमें अच्छा लगता है। पश्चिम बंगाल में जिन 152 सीटों पर पहले चरण में वोटिंग हुई है, वहां 14 लाख से ज्यादा मतदाता वोट नहीं डाल पाए। इन लोगों को अपने वोट का अधिकार पाने के लिए ट्रिब्यूनल के सहारे छोड़ा गया था, मगर वोटिंग से पहले 21 अप्रैल तक सिर्फ 650 मामलों का निपटारा किया गया और 139 लोगों के नाम ही मतदाता सूची में शामिल हो पाए। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए चुनाव आयोग को यह निर्देश दिया था कि वोटिंग से 2 दिन पहले तक ट्रिब्यूनल द्वारा पात्र घोषित किए गए मतदाताओं को मतदान करने की अनुमति दी जाए। लेकिन जब अंतिम समय में ट्रिब्यूनल बनाए गए तो जाहिर सी बात है कि लाखों अपील का निपटारा कैसे हो पाता, जिससे लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के बहाने वोटर लिस्ट से लाखों मतदाता हटाकर एक तरह से उन्हें मताधिकार से वंचित कर दिया गया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि 14 लाख लोगों के वोट नहीं देने का साफ साफ असर नतीजों पर पड़ सकता है, क्योंकि पहले ही 44 सीटों पर हार जीत के मार्जिन से ज्यादा वोट एसआईआर में कटने का खुलासा हुआ था, जिसमें पहले चरण के मुर्शिदाबाद, मेदिनीपुर और कूच बिहार जिले की सीटें शामिल थी। पहले चरण में नंदीग्राम में भी वोट डाले गए। यहां बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी उम्मीदवार हैं।
2021 में नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी की जीत का मार्जिन ममता बनर्जी से सिर्फ 1956 वोट का रहा था, लेकिन एसआईआर में इस बार यहां 3461 मतदाताओं के नाम काट दिए गए। और चौंकाने वाली बात यह है कि जिनके नाम कटे उनमें 3270 मुस्लिम मतदाता और 191 गैर मुस्लिम मतदाता। ऐसा तब है नंदीग्राम में 70% से ज्यादा आबादी गैर मुस्लिम की। एसआईआर में खेला होने के बावजूद टीएमसी जीत का दावा कर रही है। इसी तरह मुर्शिदाबाद समेत पहले चरण के कई सीटों पर एसआईआर में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की वजह से लाखों लोग वोट देने से वंचित रह गए, जिसने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, क्योंकि अभी दूसरे चरण का मतदान बाकी है। एसआईआर में नाम कटने से कई मतदाता जहां वोट नहीं डाल पाए, वहीं पहले चरण में वोटिंग के दौरान सिलीगुड़ी में रेशमा दास नाम की एक वोटर ने आरोप लगाया कि उसका वोट किसी ने कास्ट कर दिया, जिसके बाद अधिकारियों के साथ उनकी बहस हो गई। सिलीगुड़ी का ये 51 साल इलाका है और यहाँ पर वोटिंग की प्रक्रिया ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन उसी वक्त रेशमा दास नाम की एक युवती बाहर आती है और गुस्से से तमतमाई आती है। रेशमा दास का आरोप है कि जब सारे कागजात इनके पास है, इन्होंने वोट नहीं किया तो इनके नाम का वोट किसने किया। क्या हुआ था रेशमा? अंदर मैं गई वोट देने के लिए, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मेरे से पूछा आपका नाम, मैंने बोला रेशमा दास। उन्होंने मेरा डॉक्यूमेंट देखा और देखते के साथ जब ने पेज टर्न किया बोला कि आप तो अभी जस्ट वोट दे के चली गई हैं। तो मैंने उनसे पूछा मैं तो अभी आई हूँ, लाइन पे लग के इतनी देर का मैं अभी आई हूँ, तो मैं कैसे दे सकती हूँ ना वोट। तो बोले नहीं आप दे के चली गई हैं, आपका वोट नहीं हो सकता। आपने पूछा नहीं सीसी सर्विलेंस में? मैंने पहले पूछा कि ये बताइए जो वोट देने आई थी उसके पास सारा डॉक्यूमेंट था, ठीक है, अगर था तो ही आपने दिया होगा, ऐसे तो नहीं। बोले कि नहीं मैंने हम लोगों को इतना याद नहीं है, लेकिन वोट आके चला गया। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने बोला अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि मैं आपका अलग से वोट ले सकती हूँ अगर आप देना चाहते हैं तो। अलग से वोट लेने का क्या मतलब? आपने पूछा नहीं क्या मतलब होता है? क्या मतलब नहीं, तो बोलती है कि मतलब कुछ नहीं, मतलब हो सकता है कि उन्होंने कहा कि अभी हम लोग एक नंबर अलाउ किए हैं, उस नंबर से हम लोग वोट देने दे रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग जो भी दे रहे, अभी जैसे मेरी बहन को ना उनके पास ना डॉक्यूमेंट नहीं था, उन्हें घर भेजा गया कि आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट लेकर आइए तभी आपको वोट देने मिलेगा। वो घर गई। तो इसी तरह जो आई होगी रेशमा दास, दूसरी रेशमा दास जो भी है, वो अगर आई होगी उसके पास भी डॉक्यूमेंट नहीं होगा। उन्होंने चेक किया क्योंकि उन लोगों का काम है चेक करने, उनको वहाँ बैठाया इसलिए गया है कि वो लोग अपना काम अच्छी तरीके से पूरे सहयोग के साथ करे, है ना। वहाँ पे नंबर तो उन्होंने देखा होगा, फेस भी होगा। तो फिर जब मैं नहीं आई कोई और आके देके चला गया तो कौन है? मैं उनसे बोली कि ठीक है मैं अलग से वोट नहीं दूंगी, मैं तो नॉर्मल नागरिक हूँ, मैं जैसे सब दे रहे मैं वैसे दूंगी। सिलीगुड़ी के अलावा कई इलाकों में टीएमसी ने ईवीएम में गड़बड़ी और पोलिंग बूथ पर मतदान रोकने का भी आरोप लगाया, जिसका चुनाव आयोग ने जवाब दिया। There have been some isolated cases of skirmish in different parts, but those are compared to the past, they have been very few and not really very serious ones. पश्चिम बंगाल में पहले चरण के जिन 152 सीटों पर वोटिंग हुई है, वहां एसआईआर और घुसपैठ का मुद्दा इस बार चुनाव में सबसे अहम रहा। साल 2021 के चुनाव में बीजेपी ने 152 सीटों में से 59 सीटों पर जीत हासिल की थी। बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार वो इस आंकड़े को पीछे छोड़ेगी, लेकिन ममता बनर्जी ने एसआईआर के खिलाफ जो अभियान चलाया है, उसका असर भी कहीं न कहीं टीएमसी को फायदा दे सकता है, जिसका पता 4 मई को ही लग पाएगा। सिलीगुड़ी से मनु कृष्णा की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। कहा जा रहा है कि इस बार जो बम्पर वोटिंग हो रही है, एसआईआर भी इसकी एक वजह है। बम्पर वोटिंग पर ममता बनर्जी ने ये कहा है कि एसआईआर के विरोध में ये मतदान पड़ा है। हालांकि एसआईआर से जुड़ा एक फैक्ट ऐसा है जो ममता बनर्जी के खिलाफ जाता है। एसआईआर में जितने वोट कटे हैं उसमें 44 सीटें ऐसी हैं जहां जीत के मार्जिन से ज्यादा वोट कट गए हैं। देखिए आपको दिखाते हैं वो इलाके। पश्चिमी मेदिनीपुर की 4 सीटें ऐसी हैं जहां जीत के मार्जिन से ज्यादा वोट ही कट गए एसआईआर में। इसके अलावा कूच बिहार की 3 सीटें हैं, दक्षिणी दिनाजपुर की 3 सीटें हैं, मुर्शिदाबाद की भी ऐसी ही 3 सीटें हैं जहां पर ज्यादा वोट कटा है। पूर्वी मेदिनीपुर की 2 सीटें ऐसी हैं जहां हार जीत के मार्जिन से ज्यादा वोट कट गया एसआईआर में। और ये तमाम वो सीटें हैं जो ममता बनर्जी के लिए थ्रेट साबित हो सकती हैं, क्योंकि टीएमसी ने बहुत ही कम मार्जिन से इन सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन उतने मार्जिन से ज्यादा वोट कट गए। हालांकि पहले चरण की बंपर वोटिंग से बीजेपी और टीएमसी दोनों ने अपनी तैयारी अब दूसरे चरण के लिए तेज कर दी है। दावे भी किए जा रहे हैं। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने रैली कर इस बीच ममता सरकार पर फिर हमला बोला। ममता बनर्जी ने भी जनसभा कर बीजेपी पर जमकर पलटवार किया। देखिए दूसरे चरण का रण कितना भीषण होता अब नजर आ रहा है।
निर्मम सरकार कहती है, करती है, घुसपैठियों का साथ, घुसपैठियों का विकास। फरमान नहीं है, बदमाशी है, बदमाशी, शैतानिया है, शैतानिया है। 29 तारीख को घर के बाहर मत निकलना। आराम बाग वालों को परेशानी की तो 5 तारीख के बाद उल्टा लटका कर सीधा करने का। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के वोटिंग खत्म होते ही दूसरे चरण का संग्राम शुरू हो गया। दूसरे चरण में 29 अप्रैल को वोटिंग होनी है, लेकिन जिस तरह पहले चरण में बम्पर वोटिंग हुई है, उससे सबकी निगाहें अब दूसरे चरण पर टिक गईं। पीएम मोदी ने कृष्णानगर और मथुरापुर में रैली की। पहले चरण में बम्पर वोटिंग को लेकर सरकार बनाने का दावा किया। घुसपैठियों को लेकर ममता सरकार पर हमला बोला। पहले चरण की वोटिंग में जिस तरह बंगाल की महिलाओं ने, बंगाल के युवाओं ने टीएमसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, वो आज पूरा देश देख रहा है। बंगाल में हो रहा बम्पर मतदान ये साफ साफ दिखा रहा है कि भय हार रहा है और भरोसे की जीत पक्की है। मोदी का मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, और निर्मम सरकार कहती है, करती है, घुसपैठियों का साथ, घुसपैठियों का विकास। तृणमूल के लोग घुसपैठियों को फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने की दुकानें चलाते हैं, घुसपैठ कराते हैं, यहां उनको झुग्गियों में बसाते हैं। पीएम मोदी ने हावड़ा में रोड शो करके शक्ति प्रदर्शन किया तो जवाब में ममता बनर्जी ने भी भवानीपुर में रोड शो किया, पैदल मार्च निकाला। ममता बनर्जी ने लगातार जनसभा कर बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमला बोल रही। फरमान नहीं है, बदमाशी है, बदमाशी, शैतानिया है, शैतानिया है। ये लोग शैतान है, ये लोग जो चोर है, जुआ चोर जिसको बोलता है। बंगाल में घुसपैठिए और एसआईआर का मुद्दा दूसरे चरण में भी हावी रहने वाला है, क्योंकि 29 अप्रैल को होने वाले 142 सीटों पर एसआईआर में करीब 13 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कटे। हालांकि 27 अप्रैल तक ट्रिब्यूनल कई अपील पर सुनवाई करेगा, लेकिन जिस तरह पहले चरण में सिर्फ कुछ ही नाम जुड़ पाए, उससे दूसरे चरण में नाम शामिल होने की उम्मीद कम है। गृह मंत्री अमित शाह ने हुगली में ताबड़तोड़ जनसभाएं की और कहा कि घुसपैठियों को सिर्फ वोटर लिस्ट से ही नहीं बल्कि सरकार आने पर बंगाल से बाहर करेंगे। पहले चरण में बवाल को लेकर टीएमसी पर हमला बोला। बंगाल में एक भी व्यक्ति घुसपैठ नहीं कर पाएगा, ये भाजपा का वादा है, वादा है। और जो घुस गए हैं उनको सिर्फ मतदाता सूची से नहीं, वोटर लिस्ट से नहीं, उनको बंगाल की भूमि से निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। बंगाल में दूसरे चरण में जिन 142 सीटों पर वोटिंग होगी, उसे ममता का गढ़ माना जाता है। यहां ममता को चुनौती देना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। साल 2021 में भी बीजेपी यहां केवल 18 सीटें ही जीत पाई थी। ऐसे में दूसरे चरण का चुनाव अब बेहद दिलचस्प हो गया, क्योंकि अगर पहले चरण की तरह दूसरे चरण में बम्पर वोटिंग हुई तो 4 मई को नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।